नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मोनिका, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर। तो आज हम जो टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो चैप्टर कंटिन्यू करेंगे वो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज़, यानी कि कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण। इस चैप्टर से संबंधित एक PDF की फॉर्म में मैंने आपसे कुछ रिटन मटेरियल शेयर किया था, जिसमें आपको ये बताया गया था कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से क्या मतलब है। तो यहाँ मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते ही हो कि कंपनी जो है वो एक कृत्रिम व्यक्ति होती है, जिसका निर्माण कंपनीज एक्ट के तहत किया जाता है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह ही कंपनी की लाइफ में भी कई सारे आर्थिक परिवर्तन होते हैं। ऐसे समय में जब कंपनी की बैलेंस शीट रूपी जो बॉडी है वो किन्हीं कारणों से अनहेल्दी हो जाती है, तो एक आवश्यकता होती है एक सर्जरी टाइप, एक ऑपरेशन की, जिससे कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसे सुधार कर पुनः उसकी लाइफ को नॉर्मल किया जा सके। तो इसी जो ये सर्जरी की जो ये आप कह सकते हैं इसको, ये जो एक्टिविटी है यहाँ पे, इसे ही हम आंतरिक पुनर्निर्माण कहते हैं। मतलब क्या है इसका? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यानी कि आंतरिक पुनर्निर्माण के अंदर कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है उसको कायम रखते हुए उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में आवश्यक चेंजेस किए जाते हैं। ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर कंपनी को लॉस की स्थिति से निकालकर प्रॉफिट की स्थिति में पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इसमें कंपनी का समापन नहीं किया जाता, वो वाइंड अप नहीं होती है। तो इसे हम अर्ध पुनर्निर्माण या क्वासी रिकंस्ट्रक्शन या रीऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो जो मैंने आपसे मटेरियल शेयर किया था उसमें मैंने आपको आंतरिक पुनर्निर्माण का मतलब और किन परिस्थितियों में आंतरिक पुनर्निर्माण किया जाता है, इसकी डिज़ायरेबिलिटी क्या है, ये बताया था। और साथ में आपको ये बताया था कि इसकी फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं, आंतरिक पुनर्निर्माण के प्रारूप कौन कौन से होते हैं। तो 3 प्रारूप मैंने उसमें लिखे थे। अंश पूंजी में परिवर्तन यानी कि ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, दूसरा अंश पूंजी में कमी, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, और तीसरा था कंपनी के सदस्यों, ऋण पत्रधारियों और लेनदारों के साथ अनुविन्यसन की योजना, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट विद मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो अब आज इस लेक्चर में हम सबसे पहले शेयर करेंगे अंश पूंजी में परिवर्तन। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो इसमें शेयर कैपिटल में जो ऑल्टरेशन किया जाता है वो 5 तरह से किया जा सकता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका आता है नए अंशों के निर्गमन के द्वारा अंश पूंजी को बढ़ाना। जब किसी कंपनी को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता बढ़ती है तो वो क्या कर सकती है? नए शेयर्स को इशू करके अपनी शेयर कैपिटल को बढ़ा सकती है। यदि ऑथोराइज्ड कैपिटल के सभी शेयर्स को इशू नहीं किया गया हो तो जो शेष अंश हैं उनको इशू करके कंपनी अपनी शेयर कैपिटल में वृद्धि कर सकती है। और यदि कंपनी ने अपनी पूरी की पूरी ऑथोराइज कैपिटल के बराबर पहले ही शेयर्स इशू कर दिए हों तो नए अंशों तो उसे क्या करना पड़ता है? अपनी अधिकृत अंश पूंजी यानी ऑथोराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाना पड़ता है। तो ये कैसे बढ़ाई जाती है? इसको बढ़ाने के लिए कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि पार्षद सीमा नियम होता है उसमें आवश्यक परिवर्तन करने होते हैं। साथ ही जो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसकी अनुमति लेना भी आवश्यक होता है। तो कंपनी यहाँ पर जब ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल बढ़ाई जाती है तो कंपनी इस संबंध में कोई एंट्रीज पास नहीं करती, लेकिन नए शेयर्स जो इशू किए जाएंगे उनके संबंध में जर्नल एंट्रीज उसी तरह से की जाएंगी जैसे शेयर्स के इशू पे हम करते हैं। ये हम फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से कर चुके हैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के अंदर। तो ये सारी एंट्रीज उसी प्रकार की जाएंगी। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था इसके अंदर जो हमने डिस्कस किया, नए अंशों के निर्गमन के द्वारा अंश पूंजी को बढ़ाना। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, अंशों का समेकन। समेकन से मतलब है यहाँ पर कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। नाम से पता चल रहा है कंसोलिडेट करना। तो ये होता क्या है? जब कोई कंपनी अपने कम मूल्य वाले शेयर्स को अधिक मूल्य वाले शेयर्स में बदलती है तो इसको हम शेयर्स का कंसोलिडेशन कहते हैं। यहाँ पर एक बात पर ध्यान दीजिएगा, कंसोलिडेशन से कंपनी की जो टोटल कैपिटल है उसमें कोई चेंज नहीं आता, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स ज़रूर कम हो जाता है। कैसे?
जैसे कंपनी के 20 रुपीज़ वाले 50,000 शेयर्स निर्गमित किए हुए हैं। कंपनी क्या चाहती है कि इन शेयर्स का जो मूल्य है वो 100 रुपीज़ कर दे। तो क्या होगा, 20 रुपीज़ वाले शेयर्स को 100 रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहती है, तो 20 रुपये के 5 पुराने अंशों के बदले में एक नया अंश बन जाएगा। 20 के 5 को जोड़कर कंसोलिडेट करके 100 का एक शेयर बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो कंसोलिडेटेड शेयर्स का नंबर होगा, जो संख्या होगी, वो 50,000 की जगह पर 10,000 रह जाएगी और जो उसकी पेड अप कैपिटल है वो सेम ही रहेगी, 10 लाख ही रहेगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जर्नल एंट्री क्या पास की जाती है, देखिए, ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल बीइंग कंसोलिडेशन ऑफ डैश नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच इनटू डैश नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच। तो जितने अंशों को कंसोलिडेट किया गया है वो आप नरेशन में शो कर देंगे कि कितने अंश और कितने रुपए वाले अंशों को कितने अंशों में और कितने रुपए वाले अंशों में कन्वर्ट किया गया है। तो इस प्रकार कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स की प्रविष्टि की जाती है। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो यहाँ आप एक एग्जाम्पल आपके सामने है। इसमें आपको बता रखा है कि एक कंपनी अपने 10 रुपीज़ वाले फुली पेड अप 60,000 इक्विटी शेयर्स को कंसोलिडेट करती है, समेकित करती है और उनको ₹100 वाले फुली पेड अप 6,000 इक्विटी शेयर्स में विभक्त करती है, डिवाइड करती है। तो आवश्यक जनरल प्रविष्टि दीजिए। तो देखिए, 10 रुपीज़ वाले शेयर्स को 100 रुपीज़ में कंसोलिडेट करना है। यहाँ आप देखिए, प्रीवियसली कंपनी के 10 रुपीज़ वाले जो फुली पेड अप शेयर्स हैं वो कितने हैं, 60,000 है। तो 60,000 इंटू 10 यानी कि कैपिटल यहाँ पे है 6 लाख। अभी कैपिटल आपके 6 लाख ही रहने वाली है, लेकिन अमाउंट जो नए शेयर्स हैं वो 100 रुपीज़ वाले होंगे। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 100 मीन्स नए शेयर्स कितने होंगे, 6,000 नए शेयर्स आपके होंगे। आप इसको और अच्छे से देख सकते हैं। देखिए, पहले कंपनी के 10 रुपीज़ वाले 60,000 शेयर्स इशू किए गए हैं। इसका मतलब कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है वो 6 लाख है। अभी क्या करना है, इस 10 को 100 करना है, यानी कि 10 इक्विटी शेयर्स को कंसोलिडेट करके एक शेयर बनाना है 100 रुपीज़ का। यही मतलब हुआ, 10 वाले को 100 में कंसोलिडेट करना है। तो अभी भी आपकी जो कैपिटल है दैट विल बी ₹6 लाख। अब आपका जो एक शेयर था वो 10 की बजाय कितने का हो गया, 100 का। तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने रह जाएंगे, 6,000 शेयर्स। तो आप नरेशन में देख सकते हैं, कंसोलिडेशन ऑफ 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इनटू 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो आपने ये देखा कि कैसे कंसोलिडेशन की जो एंट्री है वो पास की जाती है। ओल्ड डिनोमिनेशन जो था आपका वो था ₹10। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में ₹10 अकाउंट डेबिट 6 लाख से टू इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू डिनोमिनेशन जो आपका है ₹100 अकाउंट 6 लाख। तो नरेशन में कंसोलिडेशन ऑफ 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इनटू 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ये आपकी जर्नल एंट्री पास की जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी में एक और दे रखा है। 31 मार्च 2016 को एम लिमिटेड की ऑथोराइज्ड कैपिटल 4 लाख रुपीज़ थी, जो ₹10 वाले इक्विटी शेयर्स में विभक्त थी। यानी कि कितने शेयर्स रहे होंगे, 4 लाख रुपीज़ थी और 10 वालों में थी। इट मीन्स कितने शेयर रहे होंगे, 4 लाख डिवाइडेड बाय 10। इसका मतलब 40,000 शेयर्स उसके रहे होंगे पहले। सभी अंश इश्यूड थे जिन पर 8 रुपीज़ पर शेयर मांगा और भुगतान किया जा चुका था। तो 40,000 शेयर्स पर 8 रुपीज़ कॉल्ड अप थे। ठीक है, 1 अप्रैल 2016 को कंपनी ने अपने ₹10 वाले 10 इक्विटी शेयर्स को, जो कि ₹8
पर शेयर पेडअप थे, ₹100 वाले एक इक्विटी शेयर ₹80 पेडअप में कंसोलिडेट करके अपने वर्तमान अंशधारियों में वितरित करने का निश्चय किया। तो यहाँ पर क्या है कि शेयर्स फुली पेडअप नहीं है, यहाँ पर ₹8 पेडअप है। इट मीन्स पेडअप कैपिटल कितनी है? 3,20,000। 10 रुपीज़ के शेयर पर ₹8 मांगे जा चुके हैं, यानी कि 80% कॉल्ड अप किया जा चुका है। अभी इनको कंसोलिडेट करके ₹100 का एक शेयर बनाना है। 80% ही, यानी कि ₹80 इसमें आप मानेंगे 80 पेडअप है। 100 वाले शेयर में कन्वर्ट करके जिसमें माना क्या जाएगा कि ₹80 इसमें आपके पेडअप हैं। तो 3,20,000 आपकी जो टोटल कैपिटल पेडअप है, जिसमें ₹80 पे आप मान रहे हैं पेड इन पर आ चुका है। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा? 4,000 शेयर्स। एंट्री क्या पास होगी? देखिए, ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर का जो ओल्ड प्राइस था वो क्या था? अंकित मूल्य उसका ₹10। तो ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल जो है आपकी ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल। ₹100 यहाँ न्यू डिनोमिनेशन है। तो 3,20,000 से एंट्री आपकी पास की जाएगी। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो गया। इसके अंदर ये सब टॉपिक कि कैसे कंसोलिडेशन किया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए, इसमें अंशों का उपविभाजन या कि सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। सब डिवीजन में क्या होता है? जैसे कि कंसोलिडेशन में तो आपने देखा कि छोटी अमाउंट के शेयर्स को कंसोलिडेट करके बड़ी अमाउंट का एक शेयर बना दिया जाता है। ओल्ड डिनोमिनेशन कम होता है और न्यू डिनोमिनेशन ज़्यादा होता है। उपविभाजन में क्या होता है? जब कंपनी के शेयर्स का कम मूल्य वाले अंशों में डिवीजन किया जाता है, यानी कि ओल्ड डिनोमिनेशन ज़्यादा होता है और न्यू डिनोमिनेशन कम होता है। अधिक मूल्य के अंशों को कम मूल्य के अंशों में विभाजित किया जाता है, तो इससे हम अंशों का सब डिवीजन या उपविभाजन कहते हैं। अंशों का कम मूल्य वाले अंशों में विभाजन करने पर कंपनी की टोटल कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इससे शेयर्स की जो संख्या है, नंबर ऑफ शेयर्स है, वो बढ़ जाता है। ऑपोजिटली हमने देखा कि जब कंसोलिडेशन होता है टोटल कैपिटल पर, तो वहाँ भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए थे? बाद में कम हो गए थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। ₹100 के शेयर को अगर हम सब डिवाइड करके ₹10 का एक शेयर बनाते हैं, तो 100 में 10 वाले 10 शेयर बन जाएंगे। पहले वो 1 था और सब डिवीजन के बाद कितने शेयर्स बन जाएंगे? 10 शेयर्स बन जाएंगे। तो इस तरह से सब डिवीजन के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में जनरल एंट्री क्या पास की जाती है? देखिए, ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट। सब डिवीजन ऑफ डैश नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच इनटू डैश नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच। जितने शेयर्स को सब डिवाइड करा है और जिस अमाउंट के शेयर को सब डिवाइड करा है वो पहले आ जाएंगे, और जितनी अमाउंट के शेयर्स में सब डिवाइड करा है, नए जो शेयर्स हैं, जो नया अमाउंट रहेगा और जो नए नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, वो बाद में नरेशन में मेंशन कर दिए जाते हैं। इसको भी हम एक क्वेश्चन या एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक इलस्ट्रेशन है आपके सामने। बे लिमिटेड ₹100 वाले फुली पेडअप 10,000 इक्विटी शेयर्स को ₹10 वाले फुली पेडअप इक्विटी शेयर्स में सब डिवाइड करने का निश्चय करती है। आवश्यक जनरल प्रविष्टि दीजिए। अब आप देखिए कि 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, ₹100 का ईच शेयर है। देखिए आप, 10,000 इंटू 100, इट मीन्स जो कैपिटल है वो आपकी 10 लाख रुपीज़ की कैपिटल है। अब आपको जब आपने सब डिवाइड करा इन शेयर्स को, तो जो ये 100 वाला शेयर था, इसको हमने क्या किया? ₹10 वाले शेयर्स में सब डिवाइड करना है। तो एक 100 वाले शेयर के कितने टुकड़े हो जाएंगे? एक तरह से आप कह सकते हैं कि 10 टुकड़े हो जाएंगे, 10 शेयर बन जाएंगे नए। तो अभी आपकी कैपिटल तो चेंज नहीं होने वाली, 10 लाख की ही रहेगी कैपिटल तो, लेकिन अब आपका न्यू डिनोमिनेशन क्या है? 10। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 1
लाख। तो जो पहले 10,000 शेयर्स थे अब कितने हो गए बढ़ करके 1 लाख हो गए। पहले 10,000 थे अब 1 लाख हो गए। और आप देखिए जो कैपिटल थी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। एंट्री जो पास करनी है वो 10 लाख से ही करनी है। ₹100 मीन्स ओल्ड डिनोमिनेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ₹2 यानी कि न्यू डिनोमिनेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख से एंट्री करेंगे। सब डिवीजन ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इंटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब हमने 10,000 इक्विटी शेयर 100 रुपये का जो एक था उनको सब डिवाइड किस में कर दिया, 1 लाख अंशों में, बढ़कर 1 लाख हो गए और इनका प्राइस क्या है ₹10। तो इस तरह से एंट्री पास की जाएगी। तो ये आपने देखा कि क्या ट्रीटमेंट होगा सब डिवीजन करने पर। ठीक है, इसके बाद अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट जो इसके अंदर हमारा सब पॉइंट है 4th पॉइंट के बारे में। ये था हमारा 3rd पॉइंट सब डिवीजन का। 4th पॉइंट में देखिए, अंशों का स्टॉक में या स्टॉक को अंशों में बदलना। अंशों को स्टॉक में चेंज करना, कैसे कोई चेंज कर सकती है कंपनी शेयर्स को स्टॉक में? तो एक कंपनी अपने फुली पेड अप शेयर्स को ही स्टॉक में चेंज कर सकती है। और स्टॉक को जब कन्वर्ट करते हैं शेयर्स में तभी भी फुली पेड अप शेयर्स में ही कन्वर्ट कर सकती है। शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करने पर मेंबर्स के पास में अंशों की एक निश्चित संख्या के स्थान पर स्टॉक पूंजी का एक निश्चित भाग होता है। अंशों को स्टॉक में बदलने से किसी भी मूल्य की स्टॉक पूंजी को किसी दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसमें एंट्री क्या पास की जाती है? पहला इसमें हम देख रहे हैं अंशों को स्टॉक में परिवर्तित करने पर, यानी जब शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट किया जाएगा, फुली पेड अप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट किया जाएगा तो एंट्री पास की जाती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक। नरेशन में डैश नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच फुली पेड अप कन्वर्टेड इनटू इक्विटी स्टॉक ऑफ रुपीज डैश। ओके, नेक्स्ट जब हम स्टॉक को फुली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं तब ऊपर वाली एंट्री की रिवर्स एंट्री पास करनी है, इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जब आपने स्टॉक क्रिएट करा था तो उसको क्रेडिट किया था, जब हम स्टॉक को फिर से शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको स्टॉक को क्रेडिट की जगह पे क्या कर देना है, डेबिट, इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी स्टॉक ऑफ रुपीज डैश कन्वर्टेड इनटू डैश नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डैश ईच फुली पेड अप। तो ये आपका था 4th पॉइंट कि शेयर्स को हम कैसे स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं और कैसे हम स्टॉक को फिर से शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं। इसमें आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। S Limited converts its 10,000 equity shares of ₹100 each fully paid up into equity stock of ₹10 lakh on 31st March 2015। क्या किया कंपनी ने, 100 रुपीज़ वाले फुली पेड अप 10,000 इक्विटी शेयर्स को 10 लाख रुपीज़ के इक्विटी स्टॉक में कन्वर्ट किया। तो अभी हमने ऊपर एंट्री की बात करी है, स्टॉक क्रिएट करने पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक 10 लाख से एंट्री पास कर दी जाएगी। और दूसरा इसी में आगे कह रखा है एंड देन रिकन्वर्ट्स द इक्विटी स्टॉक इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप ऑन 31st मार्च 2016। तो 31st मार्च 2016 को क्या किया, उसी स्टॉक को फिर से शेयर्स में, फुली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो रिवर्स एंट्री पास कर दीजिए, इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये 2 एंट्रीज, पहली एंट्री पास की जाएगी जब शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट किया जाएगा और दूसरी एंट्री पास की जाएगी जब स्टॉक को फिर से शेयर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये था आपका कन्वर्जन का पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक और स्टॉक इनटू शेयर्स का। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और है सॉरी, इसमें बैलेंस शीट भी है कि बैलेंस शीट में हम इसको कैसे शो करेंगे। इसी इलस्ट्रेशन में बैलेंस शीट का पार्ट आपको लायबिलिटी साइड ओनली बता रखी है 2015 में। तो जहाँ हम कैपिटल दिखाते हैं, इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उसमें हम क्या दिखाएंगे, इक्विटी स्टॉक दिखाएंगे 10 लाख का। और जब हम इसको दोबारा से शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो हम कैपिटल में स्टॉक की जगह पर क्या लिख देंगे, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10
10 ईच फुली पेड अप। ओके, नेक्स्ट इसमें है 5th एंड लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, अनिर्गमित अंशों को रद्द करना, कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर्स। एक बात यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि अनइश्यूड शेयर्स को कैंसिल करना कंपनी की शेयर कैपिटल में रिडक्शन नहीं माना जाता। ठीक है, तो इसको हम रिडक्शन में ना लेकर के अंश पूंजी में परिवर्तन वाले पॉइंट में ही इस पर चर्चा करते हैं। ऐसे शेयर्स के संबंध में कंपनी की पुस्तकों में कोई लेखा नहीं किया होता, इसीलिए इनको कैंसिल करने के लिए भी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं की जाती। केवल कंपनी के जो बैलेंस शीट होती है उसमें ऑथोराइज कैपिटल में जो ज़रूरी एडजस्टमेंट होता है वो कर लिया जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर हमने 5 पॉइंट्स देखे अंश पूंजी में परिवर्तन के अंतर्गत। पहला आपने इसमें देखा नए शेयर्स को इशू करना, दूसरा था इसमें कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, तीसरा सब डिवीजन ऑफ शेयर्स, नेक्स्ट था स्टॉक शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना और स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट करना, और पांचवा अनइश्यूड शेयर्स को कैंसिल करना। तो ये आपके पांचों पॉइंट फर्स्ट हेडिंग जो हमने लिखी थी प्रारूप में उसके अंतर्गत आते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम यहाँ तक की बात करेंगे। नेक्स्ट जो भी मैं आपको क्लास में नेक्स्ट जो भी लेक्चर या वीडियो सेंड करूँगी उसमें हम बात करेंगे रिडक्शन इन शेयर कैपिटल के बारे में, जो कि सेकंड प्रारूप था आंतरिक पुनर्निर्माण का। सो थैंक यू।